नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में आज हम खिलजी वंश पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और वही हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि एक स्लाइड पर हम पढ़ेंगे, एक स्लाइड पर हम हाथ से लिखकर रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि हाथ से लिखकर रिवीजन करवाएं। तो वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ें। यकीन मानना कि अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप विश्वास करके चलिए। ऐसा करिए, आप पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए और हमारे एनालिसिस देख लीजिए। हमने हर वो क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम में आता है या आने की संभावना होती है। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा खिलजी वंश हम लोग पढ़ेंगे, और खिलजी वंश में हम लोग पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो वो जलालुद्दीन की पदवी के साथ या जलालुद्दीन का टाइटल लेकर गद्दी पर बैठ जाता है। कि भैया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वंश का संस्थापक था? आप कहेंगे सर खिलजी वंश का संस्थापक था, क्योंकि खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था, जिसमें 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा रहता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि सर इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1290 से लेकर 1296 तक राजा रहा। 1290 से लेकर 1296 तक राजा रहता है। कि ये हमें पता होना चाहिए कि सर इसने कब से कब तक शासन किया था। आप कहेंगे सर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया था। कैमुर्स के बाद जब शमसुद्दीन कैमुर्स की मृत्यु हुई तो शमसुद्दीन कैमुर्स ने अपना जो सबसे प्रिय उसका मंत्री हुआ करता था उसको ही अपना सूबेदार बना रखा था। तो आप कहेंगे, हालांकि कैमूर से पहले एक राजा था कैकुबाद। कैकुबाद ने इसे भैया एक समाना का सूबेदार बनाया था। कहाँ का? समाना का सूबेदार बनाया था, और यही आगे चलकर खिलजी वंश का संस्थापक बन जाता है। किसका? खिलजी वंश का। किशन कुमार कह रहे हैं, अच्छा विशाल कह रहे हैं गुरुदेव आज मेरा बर्थडे है। बिल्कुल विशाल, भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी वो हर मनोकामना पूरी हो जिसको आपने और आपके परिवार ने देखा है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 4 साल क्या हुआ। एक प्रतिभा अवस्थी पूछ रही है, मेरी प्यारी बहन, अगर आप बहन हैं तो मैं बता दूं कि अगर भाई है तब भी बताऊंगा, क्योंकि प्रतिभा लड़की का ही नाम होता है। तो भैया एक चीज ये है कि 1286 में जब बलवन की मृत्यु हुई तो उसके बाद केकुबाद आया और कैमुर्स आया। कैमुर्स 1200 शमसुद्दीन कैमुर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतिम शासक था गुलाम वंश का। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऐसे तो मैं सारे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना, वही मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और ये जलालुद्दीन की पदवी या टाइटल या उपाधि लेकर गद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या हुआ, केकुबाद जो कि गुलाम वंश का शासक था, ये कौन था? ये गुलाम वंश का शासक था। कौन था भैया? गुलाम वंश का शासक था। आप कहेंगे सर ये कौन था? गुलाम वंश का शासक था। कौन था जी? ये गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। आप कहेंगे सर गुलाम वंश का शासक था, रूलर ऑफ, आप कहेंगे रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। क्या इसको लिखेंगे भैया? रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा डायनेस्टी। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर ये कहाँ का सूबेदार? सूबेदार समाना का। तो आप कहेंगे सर सूबेदार कहाँ का था ये? तो आप कहेंगे सूबेदार कहाँ का बनाया था इसे? तो आप बता देना सर सूबेदार इसे कहाँ का बनाया था? समाना का सूबेदार। सूबेदार ऑफ समाना इसको आप लिख सकते हैं, सूबेदार ऑफ समाना। क्या लिख सकते हैं? सूबेदार ऑफ समाना। यानी कि सूबेदार को हम गवर्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहेंगे।
क्या कहेंगे भैया, इसको हम गवर्नर के नाम से भी जानेंगे कि समाना का गवर्नर केकूबाद जो गुलाम वंश का शासक था, समाना का सूबेदार किसे बनाया? तो भैया खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को गुलाम वंश के शासक केकूबाद ने समाना का सूबेदार बनाया। चलिए बात आती है सर जहांदार के पद पर केकूबाद द्वारा नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? केकूबाद के द्वारा। और केकूबाद कौन है? गुलाम वंश का शासक है। एवं शाइस्ता खां की उपाधि दी गई कि भैया खिलजी वंश का शासक कौन था जिसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी? केकूबाद के द्वारा। तो केकूबाद के द्वारा शाइस्ता खां की उपाधि किसे दी गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है भैया, किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि गुलाम वंश के किस शासक ने दी थी? आप कहेंगे केकूबाद ने। ठीक है, केकूबाद सेकंड लास्ट रूलर था गुलाम वंश का। ठीक है, सेकंड लास्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। आप कहेंगे केकूबाद गुलाम वंश का दूसरा अंतिम शासक था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपॉइंटेड बाय केकूबाद टू द पोस्ट ऑफ सर ए जहांदार एंड गिवन द टाइटल ऑफ शाइस्ता खां। आप कहेंगे सर शाइस्ता खां की उपाधि किसको दे दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि भैया किसको दी थी? केकूबाद के द्वारा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। आप कहेंगे अच्छा, एक मित्र कह रहे हैं सर श्रावण कुमार सर जी आपके लिए एक पोस्ट किए थे इंस्टाग्राम पर, आपका पोल कौन सा सर बेस्ट है हिस्ट्री के, तो आप बन पर आए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। विजय कुर्मी कह रहे हैं लिखकर पढ़ाएं। बिल्कुल, अभी हाथ से ही लिखूंगा मैं, नेक्स्ट पेज पर हाथ से लिखूंगा, यही सेम चीज हाथ से भी लिखूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे इधर कमेंट हाइड किए हैं, मेरा डाउट आपके इधर नहीं आता है। देखो भाई, बाबू बबलू कुमार का क्या है, ये क्या कह रहे हैं? चलिए, अगर हाइड होता तो आपका कमेंट नहीं आ पाता। खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया है? तो आप कहेंगे सर खिलजी वंश ने सबसे कम शासन काल किसका है? खिलजियों का। आप कहेंगे सबसे कम शासन किसने किया था? तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। सबसे कम शासन किसने किया? खिलजी ने 1290 से लेकर 1320 तक किया। फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक शासन करता है। टाइटल या पदवी कौन सी ली थी इसने? जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन का उपाधि धारण कर कर गद्दी पर बैठा फिरोज खिलजी, और इसे कहा गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सूबेदार कहाँ का था? समाना का। कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सूबेदार कहाँ का था? समाना का। किसने बनाया था? केकूबाद ने। केकूबाद कौन था? गुलाम वंश का शासक था। कौन था? गुलाम वंश का शासक था। सर ए जहांदार के पद पर किसने नियुक्त किया था? केकूबाद ने। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सर ए जहांदार के पद पर केकूबाद द्वारा नियुक्त किया गया था, और शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बेटा कमेंट के चक्कर में मत पढ़ो, कमेंट के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। इतने सारे कमेंट्स आते मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर मैं यहाँ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा अगर मैं आप ही के कमेंट में लगा रहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सीलू कह रही है सर आप पीडीएफ से पढ़ाइए, पीडीएफ से समझ में आता है। बिल्कुल भैया, और यहाँ पर रिवाइज भी हो जाता है, यहाँ पर रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है जी, चलिए हमने ये पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि खिलजी वंश, इसको मैं लिख लेता हूँ खिलजी वंश। क्या लिख लेता हूं जी इसको मैं? खिलजी वंश। कि भैया खिलजी वंश कब से कब तक रहा है? तो आप कहेंगे सर 1290 से लेकर 1320 तक। कि भैया इसका संस्थापक कौन था? आप कहेंगे जलालुद्दीन। कौन था जी? जलालुद्दीन। आप कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
ऐसे करके आप लोग लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1296 तक। 1290 से 1296 तक। कौन सी पदवी धारण की थी इसने? किस पदवी, किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? जलालुद्दीन। आप कहेंगे जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन की पदवी से गद्दी पर बैठा। सूबेदार समाना का किसने नियुक्त किया था? सूबेदार समाना का तो केकूबाद ने। किसने? केकूबाद ने नियुक्त किया था। आप कहेंगे सर केकूबाद ने। ये केकूबाद कौन है? ये गुलाम वंश का शासक है। कौन है ये? गुलाम वंश का शासक। किस वंश का शासक है? गुलाम वंश का शासक है। यहां तक आप लोग लिख लेंगे कि भैया जहां सर जहांदार के पद पर केकूबाद द्वारा नियुक्त किया गया। किसके द्वारा नियुक्त किया गया? केकू। आप कहेंगे सर केकूबाद के द्वारा नियुक्त किया गया। केकूबाद द्वारा नियुक्त किया गया एवं शाहस्ता की उपाधि दी। किसकी? शाहस्ता की उपाधि दी। शाहस्ता खां की उपाधि दी। चलिए ये आप लोग यहां पर लिख लेंगे। कौन सी उपाधि दी? शास्ता खां की उपाधि दे दी। अब ये बताइए, मैंने हाथ से लिख दिया, सेम वही चीज जो अभी हमने आगे पढ़ी थी, ये सेम वही चीज थी जो हमने अभी आगे पढ़ी थी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? उसने अपना राज तिलक कब करवाया? जलालुद्दीन खिलजी 1290 में जब 70 वर्ष का था, जब 70 ईयर्स का था, इन 17 ईयर्स उसने अपना राज तिलक करवाया। कहां पर? किलोखरी महल में। किलोखरी का महल किसने बनवाया था? किलोखरी का महल भैया केकूबाद के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? केकूबाद के द्वारा किलोखरी महल बनवाया गया था। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? ये तो मैंने अब हाथ से ही लिखवाया है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। ठीक है जी, यहाँ पर तो आपको हाथ से ही लिखवा दिया मैंने कि सर ए जहांदार के पद पर केकूबाद द्वारा नियुक्त किया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को और शाइस्ता खां की उपाधि दे दी गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सूबेदार समाना का था। किसने बनवाया था? केकूबाद द्वारा बनाया गया। केकूबाद द्वारा नियुक्त किया गया है। केकूबाद द्वारा नियुक्त किया गया। नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन सी पदवी धारण की थी? जलालुद्दीन की संस्थापक कौन है खिलजी वंश का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब से कब तक रहा? 1290 से 1296 तक रहा। कि भैया ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे जलालुद्दीन, आप ऐसे लिखना जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप यहां पर बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कि भैया ये बताइए इसका राज्याभिषेक या कोरोनेशन कब हुआ? 1290 में, जब ये 70 वर्ष की आयु में था। कहां पर? किलोखरी महल में। इस किलोखरी महल का निर्माण किसने करवाया था? इस किलोखरी महल का निर्माण केकूबाद ने करवाया था। किसने करवाया था? केकूबाद ने करवाया था। केकूबाद ने निर्माण कराया, बाय केकूबाद। तो आप कहेंगे सर खिलजी वंश में सबसे अधिक उम्र का राजा कौन बना था? आप कहेंगे सबसे अधिक उम्र का राजा बना था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि 1290 में अपना राज्याभिषेक करवाता है जब ये 70 साल की आयु में था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? किलोखरी को। किलोखरी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। किलोखरी कहाँ पड़ता है जी? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हो गई? जुलाई 1296 में अली गुरसाप के द्वारा। ये वही अली गुरसाप है जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। क्या बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाएगा। कहां पर? कड़ा मानिकपुर में, जो कि उस समय इलाहाबाद में पड़ता था। तो आप कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, 70 वर्ष की आयु में अपना राज्याभिषेक कोरोनेशन कराता है। कहां पर? किलोखरी के महल में। किलोखरी का महल किसने बनवाया था? केकूबाद ने। किसने बनवाया था? केकूबाद ने। चलिए बहुत बढ़िया,
हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर ले रहे हैं कि जुलाई 1296 में इसकी मृत्यु कैसे होती है। जो अली गुरसाप है, अलाउद्दीन खिलजी, ये भैया इसका भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, और इसी को अपना दामाद बना लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अपना दामाद बना लिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनना चाहता था, क्योंकि ये तो 70 साल का है, ये तो बूढ़ा आदमी है, फिर भी राजा बन गया। ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता था मैं राजा बनूं, क्योंकि अलाउद्दीन कहता था कि दुनिया की वो हर नायाब चीज जो बहुत सुंदर है, उस पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है। बताऊंगा अभी आगे चलकर इसके बारे में। तो भैया अलाउद्दीन खिलजी स्वयं राजा बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सीने में छुरा घोंप कर उसकी हत्या कर दी। क्या कर दी जी? हत्या कर दी। देखिए आप लोग जो है नोट्स बनाओ, जैसे कि ये वाले नोट्स मैं लिखवा रहा हूं, ये लिखो। और ये वाला तो रिवीजन होता है, ये वाला तो रिवीजन है जिसको मैं हाथ से लिखाता हूं, हाथ से लिखवाता हूं। ठीक है जी, हाथ से लिखवाता हूं। तो जैसे ये दोनों स्लाइड एक ही होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी एक ही स्लाइड होती है। ये तो रिवीजन है, इसको आप मत लिखा करो, इसको आप लिखा करो, इसको आप लिख लिया करो। ठीक है जी, समझ रहे हैं? ये तो आप लिख लिया करो, जो भैया थ्योरी है इसको लिख लिया करो, और जो ये रिवीजन होता है ना इसको मत लिखा करो, ये तो याद के लिए करवाता हूं मैं। तो हमने बात कर ली भैया कब हुआ था राज्याभिषेक, तो आप कहेंगे सर 1290 में। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। कहां पर? मेरे साथ बोलो, किलोखरी महल में। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो आप लोग बता दीजिए, आप लोग बताइएगा भैया। चलिए बहुत भैया, शमसुद्दीन कैमुर्स था छोटू जी, गुलाम वंश का अंतिम शासक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि भैया राज्याभिषेक कब हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो 1290 में हुआ था। कहां पर? किलोखरी महल में। कितने वर्ष की आयु में? 70 वर्ष की आयु में। जब भैया ये 70 वर्ष का था, तब भैया इसकी 70 वर्ष की आयु में भैया क्या हुआ? आयु में। ठीक है जी, 70 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ। चलिए कहां पर? किलोखरी महल में। कहां पर? किलोखरी महल में। कहां पर भैया? किलोखरी महल में। कहां पड़ता है किलोखरी महल? दिल्ली में पड़ता है। राजधानी किसको बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी महल को, किसको? किलोखरी को अपनी राजधानी बना लिया। 1296 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। कहां पर? कड़ा मानिकपुर में। कहां? कड़ा मानिकपुर। आप कहेंगे कड़ा मानिकपुर में। ठीक है जी, चलिए कड़ा मानिकपुर में मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु मतलब हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। कि भैया मर्डर किसने किया है? तो आप कहेंगे सर अली गुरसाप ने। किसने? अली गुरसाप्स। अली गुरसाप्स। आप कहेंगे अली गुरसाप्स ये कौन था जिसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के नाम से पढ़ना है? अलाउद्दीन। आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही अली गुरसाप हुआ करता था। चलिए यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है जी, चलिए अली गुरसाप्स। चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने याद कर ली भैया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए जिसने नहीं किया है, एक बार यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अब आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
अब देखो जो पीडीएफ का रोना रो रहे हैं वो ये भी तो देखो मैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर तो मैं हाथ से ही लिख रहा हूं, यहां पर तो पीडीएफ नहीं है, ये तो मैंने हाथ से ही लिखा है, तो आप हाथ से लिखिए। अरे भैया दोनों काम हो रहे हैं ना इसमें, तो पीडीएफ वालों के लिए भी और जो हाथ से लिखना चाह रहे हैं ये तो पीडीएफ वालों के लिए हुआ, चलो जो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये वाला तो उनके लिए ना जो हाथ से लिख रहे हैं, ये सेम वही चीज तो है जो यहां पर लिखी है, ये सेम वही चीज तो है जो मैं पीछे पीडीएफ पर लिखा हुआ यहां पर मैं बता रहा हूं। अब आपको केवल बहानेबाजी करनी है तो वो बात अलग हो जाती है, कि आपको पढ़ना ही नहीं है तो वो बात एक अलग हो गई है। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राजा रहता है, जिसके बचपन का नाम था अली गुरसाप। क्या नाम था? अली गुरसाप। बात करते हैं जी अली गुरसाप्स के बारे में कि इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? बलवन के महल में। और बलवन के द्वारा एक महल बनवाया गया था जिसे लाल महल कहते हैं। बलवन कौन था? तो आप कहेंगे गुलाम वंश का शासक था। कौन था जी? गुलाम वंश का शासक था। आप कहेंगे भैया गुलाम वंश का शासक था बलवन। कौन था जी? बलवन गुलाम वंश का शासक था जिसने लाल महल बनवाया था। लाल महल भी दिल्ली में, वहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ। क्या राज्याभिषेक हो जाता है? और उपाधि की बात करते हैं तो सिकंदर एहसानी। कौन? सिकंदर एहसानी। आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एहसानी, क्या अब सिकंदर एक महिला के लिए तलवार उठाएगा? एक कहावत है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के लिए राणा रतन सिंह पर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 में, तो कहा जाता है क्या? कहा जाता है मेवाड़ राजधानी थी चित्तौड़ की, कि हमला हुआ। और जब हमला हुआ तो भैया ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक महिला के लिए अपना साम्राज्य गवा दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी कहता है, क्या अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर एहसानी क्या एक महिला के लिए तलवार उठाएगा? क्या इतना कमजोर है अलाउद्दीन खिलजी कि एक महिला के प्यार में, मोह में अलाउद्दीन खिलजी तलवार उठा लेगा? ये कहता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए आक्रमण किया था। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मेवाड़ का जो किला था, जो चित्तौड़ का किला था, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसको अभेद्य था, उसको एकदम से नहीं जीता जा सकता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वो किला जीतने के लिए हमला करता है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। विशाल जी धन्यवाद। हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक रहा। इसके बचपन का नाम था अली गुरसाप्स। क्या नाम था? अली गुरसाप्स। बलवन के लाल महल में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक हो जाता है। सिकंदर एहसानी ये उपाधि धारण करता है, सिकंदर एहसानी। सूबेदार कहाँ का था? ये कड़ा मानिकपुर का। अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय इसे कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? इलाहाबाद का। इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है भैया, क्या पड़ती है जी? एक जगह पड़ती है कड़ा। क्या जगह पड़ती है? कड़ा। चलिए हम लोग बात करते हैं, अभी सुनाएंगे आकाश स्टोरी सुनाएंगे जब हम युद्ध पर चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई थी। जैसे सेना को नगद वेतन देना, सेना को नगद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है जी, आप कहेंगे सर बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? आप बता देना सर। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? इसी ने स्टार्ट की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी ने स्टार्ट की थी। सैनिकों का हुलिया भी इसी ने तैयार किया था। आप कहेंगे सैनिकों का हुलिया, ड्रेसअप ऑफ सोल्जर्स, हुलिया किसने स्टार्ट किया था? सैनिकों का हुलिया तैयार किया, कि भैया सैनिकों का हुलिया तैयार किया। और इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा किसकी भैया? घोड़े दागने की प्रथा, की प्रथा। अब ये क्या है घोड़े दागने की? आपने देखा होगा हम सब गांव से आते हैं, गांव से आते हैं सब लोग अधिकतर, तो गांव में क्या होता है, जिस जानवर को हम पूजते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बछड़ा कोई पूजना है तो उसको छोड़ते हैं हम पूज कर, छोटे से बछड़े को, तो उसके बैक पर क्या करते हैं, कोई करछली वगैरह जलाकर उस पर एक दाग बना देते हैं।
ठीक है, गर्म करके उसके बैक पर लगाते हैं ताकि ये दाग बन जाए और कोई उस बछड़े को बांधे ना अपने घर में, उसको कोई अपने घर में ना रखे। क्यों? क्योंकि यदि कोई उसको अपने घर में रखेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि ऐसी मान्यता है कि किसी पूजे हुए जानवर को, छोड़े गए जानवर को अपने घरों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, मान लो जैसे कि मेरे घर में कोई जानवर है और मेरे घर में वो जैसे कोई बछड़ा जन्म लेता है, वो मर जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जो अब नया बछड़ा या नई बछिया जो जन्म लेगी उसको हम आपके नाम पर छोड़ देंगे। तो मैं क्या करूंगा, उस जो भी कोई बछड़ा जन्म लेगा या बछिया जन्म लेगी तो उसके बैक पर एक करछली से गर्म करके एक दाग लगा देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है कि भाई इस जानवर को पूजा करने के बाद छोड़ा गया है। वैसे ही घोड़े पर दाग लगाया जाता था जिससे ये पता चल जाता था कि ये घोड़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का है। किसका है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना का है। चलिए चलिए, वही तो हम लोग बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। बचपन का नाम अली गुरसाप है। राज्यभिषेक बलवन के लाल महल में हुआ। उपाधि सिकंदर सानी की। सूबादार कहाँ का था? ये सूबेदार था कड़म, इलाहाबाद का। किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी प्रथाओं का शुरुआत किया था? तो सेना को नगद वेतन देना, कैश सैलरी टू द आर्मी, स्थायी सेना रखना। ठीक है, स्थायी सेना स्टैंडिंग आर्मी कह लें या परमानेंट आर्मी कह लें। घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों का हुलिया तैयार करना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सैनिकों का हुलिया तैयार करना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये हमने अभी पढ़ी ली है। चलिए हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब बात ये उनके लिए हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, और भैया जो हाथ से लिखना चाहते हैं, इसका नाम था अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था जी अली गुरसाप्स। क्या नाम था जी? अली गुरसाप्स। क्या नाम है? अली गुरसाप्स। राज्याभिषेक कब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का? 1296 में। 1296 में। कहां पर? तो आप कहेंगे सर बलवन के लाल महल में। बलवन के लाल महल में। कहां पर? बलवन के लाल महल में। कहां पर हुआ था? बलवन के लाल महल में। ठीक है, चलिए उपाधि की बात करते हैं। तो इसने कौन सी उपाधि ली थी? तो सिकंदर एहसानी। आप कहेंगे सिकंदर एहसानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर एहसानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सूबेदार कहाँ का था अलाउद्दीन खिलजी? कड़ा। और कड़ा कहाँ पड़ता है जी? इलाहाबाद में पड़ता था। इलाहाबाद, इलाहाबाद। आप कहेंगे सर इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यूपी में है। प्रथाओं की शुरुआत, जैसे कि इसने क्या किया था, इसने सैनिकों को या सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया था। स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया था। और इसी ने भैया क्या कर दिया था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सेना को नगद वेतन दिया, स्थायी सेना रखी, घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ कर दी। क्या कर दिया जी इसने? घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ कर दी। घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी। इसने भैया बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ कर दी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने प्रारंभ कर दी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली। और भैया सैनिकों का हुलिया तैयार किया था। सैनिकों का ड्रेसअप किया था। सैनिकों का हुलिया। सैनिकों का हुलिया। तो आप कहेंगे सर सैनिकों का हुलिया किसने तैयार किया? तो ये तो बात हो गई हाथ से लिखने की। अब भी किसी को शिकायत है कि सर आप हाथ से लिखकर पढ़ाइए? अगर अभी भी शिकायत है तो प्लीज फिर आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको रिवीजन का नहीं मिलता है समय, मैं जानता हूं। तो आपको मैं यहीं पर रिवीजन करवा रहा हूं, यहीं पर मैं रिवीजन करवा रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए
महाराणा प्रताप का पढ़ेंगे भैया, अभी तो महाराणा प्रताप से पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं। अभी तो हम राजपूत काल पढ़ेंगे, राजपूत काल पढ़ेंगे भाई, चौहान पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली, क्योंकि महाराणा प्रताप का जब नाम आएगा तो मुगल साम्राज्य चल रहा होगा, उस समय पढ़ेंगे, उस समय पढ़ रहे होंगे, ठीक है भैया। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया, लिख लिया होगा यहाँ तक आप लोगों ने। अब बताते हैं आगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप है, 1296 से 1316 तक। राज्यभिषेक 1296, बलबन के लाल महल में सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सूबेदार था कड़ा इलाहाबाद का, इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। प्रथाओं की शुरुआत, सेना को नगद वेतन, स्थायी सेना, घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों का हुलिया तैयार किया। चलिए, अब अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कराया था वो जमियत खाना मस्जिद बनवाई थी, सीरी का किला बनवाया था, 1000 खंबा महल बनवाया था, अलाई दरवाजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाई दरवाजा कहाँ बनवाया गया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अलाई दरवाजा ये कुतुब मीनार के सामने है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार के सामने, कुतुब मीनार के सामने। कि भैया कुतुब मीनार कहाँ पर है? इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार, इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार। और ये कहाँ पर है जी कुतुब मीनार? मेहरौली में। और मेहरौली कहाँ पड़ता है? मेहरौली कहाँ पड़ेगा? आप कहेंगे जी मेहरौली पड़ता है दिल्ली में। कहाँ पड़ता है मेहरौली? मेहरौली पड़ता है जी दिल्ली में। कहाँ पड़ता है मेहरौली? दिल्ली में। कि भैया जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, हम बात कर रहे हैं सर अलाउद्दीन खिलजी ने भैया जमियत खाना मस्जिद बनवाया। सीरी का किला, फोर्ट ऑफ सीरी किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल, 1000 पिलर प्लेस किसने बनवाया था? हालांकि इसको 1000 खंबा महल ही लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में यहाँ पर 1000 पिलर प्लेस लिखा है। इसको ना लिखकर आप क्या लिखना? 1000 खंबा महल। कि भैया इसको 1000 खंबा महल के नाम से भी जानते हैं, 1000 खंबा महल, ठीक है जी, महल ऐसे भी लिखा जाता है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पर? कुतुब मीनार के सामने, मेहरौली दिल्ली में। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। संरक्षण किस किस को दिया था? प्रोटेक्शन किसको दिया था? अमीर खुसरो को और हसन निजामी को। अमीर खुसरो जिन्हें तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं, तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं, तूती ए हिंद इनको भैया कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पटियाली में। कहाँ पर जन्म हुआ था भैया? आधुनिक बुलंदशहर में। कहाँ पर जन्म हुआ है? कौन बच्चा बताएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? चलिए, अब हसन निजामी किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बहुत बढ़िया। मैंने पूछा था जी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? तूती ए हिंद, इसको तूती लिखना, इसको क्या लिख लेना? तूती ए हिंद। मैंने आप लोगों से पूछा था जी इसका जन्म कहाँ पर हुआ है? जन्म तो आप कहेंगे सर पटियाली में। कहाँ पर? पटियाली। आप कहेंगे सर पटियाली। और जो पटियाली है ये कहाँ पड़ता था? पहले तो एटा में पड़ता था, पहले जो था एटा में, लेकिन वर्तमान में अब ये कहाँ बना दिया है? कासगंज। एटा से अलग कर दिया है, कासगंज बन गया है। ये क्या बन गया है जी? कासगंज। आप कहेंगे सर अब एटा से अलग हो गया, ये कासगंज में चला गया है, ठीक है। हसन निजामी किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के।
चलिए, तो आप कहेंगे वर्तमान कासगंज में पहले एटा हुआ करता था। तो जमियत खाना मस्जिद किसने बनवाया, सीरी का किला किसने बनवाया, हजार खंबा महल किसने बनवाया, अलाई दरवाजा किसने बनवाया, तो आप कहेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। संरक्षण अमीर खुसरो और हसन निजामी को लिख लिया होगा इतना आप लोगों ने। अब बात आती है कि सर निर्माण की, कि भैया क्या क्या निर्माण कराए हैं, क्या क्या निर्माण कराए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर क्या क्या निर्माण करवाए थे। तो आप कहेंगे सर हजार खंबा महल बनवाया था। हजार खंबा महल किसने बनवाया जी, अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल बनवाया है, हजार खंबा महल बनवाया। सीरी का किला बनवाया, क्या बनवाया, सीरी का किला बनवाया। जमियत खाना मस्जिद बनवाई, किला, जमियत खाना मस्जिद, जमियत खाना मस्जिद, जमियत खाना मस्जिद बनवाई, जमियत खाना मस्जिद। और भैया अलाई दरवाजा क्या बनाया, अलाई दरवाजा। आप कहेंगे सर अलाई दरवाजा, ठीक है जी, अलाई दरवाजा, ठीक है। ये कहाँ बना है, तो ये कुतुब मीनार में। कहाँ बना है, कुतुब मीनार के सामने, कुतुब मीनार के सामने, ठीक है जी। कहाँ पर, कुतुब मीनार के सामने। चलिए, अब प्रोटेक्शन किस किस को दिया था, अमीर खुसरो को। किसको, अमीर खुसरो को भैया प्रोटेक्शन दिया। खुसरो, आप कहेंगे सर अमीर खुसरो, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, पटियाली में। कहाँ पर, पटियाली। आप कहेंगे सर पटियाली, आप कहेंगे भैया पटियाली में, ठीक है। पटियाली बोलते हैं, पटियाली बोलते हैं, पटियाली होगा, पटियाली, पटियाली, ठीक है जी। चलिए, हम बात करेंगे पटियाली, और ये कहाँ पड़ता है, कासगंज में। कहाँ, कासगंज में। लेकिन कासगंज ऑप्शन में ना दिया हो तो पहले क्या था, तो ये वर्तमान कासगंज में है। वर्तमान कासगंज में पहले कहाँ पड़ता था, ये पहले पड़ता था एटा में। कहाँ पड़ता था जी, पहले ये एटा में पड़ता था। इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं। और कौन थे भैया जिसको संरक्षण दिया था, एक थे हसन निजामी। कौन, हसन निजामी, हसन निजामी। क्लियर हो गई चीजें। चलिए, हाथ से भी लिख लिया, अब हाथ वालों की भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब ये बताइए क्या हाथ वालों की भी दिक्कत है क्या, चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आक्रमण की, अब हम बात करेंगे आक्रमण की। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए। सबसे पहले हम गुजरात विजय के बारे में बात करेंगे, गुजरात विजय के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुजरात का एक राजा था कर्ण। कर्ण गुजरात का राजा था, और ये ऐसे कह सकते हैं कि बहुत डरपोक राजा भी है, क्योंकि कर्ण पर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया तो वहां से भाग निकला। मैं कहानी बता देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 पे गुजरात विजय करने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका सेनापति उलूंग खां और नुसरत खां को बना दिया। अब नुसरत खां और उलूंग खां के नेतृत्व में एक सेना आक्रमण करती है गुजरात पर। गुजरात में अहमदाबाद के निकट एक युद्ध लड़ा जाता है, और वहां के राजा हुआ करते थे बघेल वंश के, जिसका नाम था कर्ण। कर्ण और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में आक्रमण होता है। इसमें क्या होता है, राजा कर्ण पराजित हो जाते हैं। तो राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर वहां से देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहां पर शरण ले लेते हैं। आफ्टर बीइंग डिफीटिंग किंग कर्ण अलोंग विद हिज डॉटर देवल देवी टुक शेल्टर एट देवगिरी रूलर रामचंद्र। तो आप कहेंगे सर अहमदाबाद निकट बघेल राजा कर्ण और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच संघर्ष हुआ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण को पराजित कर दिया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने उलूंग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था, गुजरात विजय के लिए भेजा था। अब इसमें क्या है कि वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ पर शरण ले लेते हैं। अब ये तो भाग गए, लेकिन इनकी बीवी बच गई थी, कमला देवी।
कमला देवी बच जाती है तो कमला देवी को भैया नुसरत खां और उलूग खां बंदी बना लेते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के पास ले आते हैं। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास ले आते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी को अपनी रानी बना लेता है, उससे निकाह कर लेता है और इतना प्यार करता है कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्यारी रानी बनाता है। मतलब सबसे प्रिय रानियों में गिना जाता है अलाउद्दीन खिलजी की कमला देवी को। किसको? कमला देवी को। हाँ जी, नहीं पढ़ा रहे, नहीं नहीं पढ़ा रहे हैं भैया, नहीं पढ़ा रहे हैं लिखकर। ये लिख नहीं रहे, ये लिख नहीं रहे, ये क्या, ये कुछ उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है, हैं? लिख नहीं रहे। लास्ट बार बता दो, धमकी मत दिया करो यहां पर आकर, धमकी मत दिया करो। तुमने खरीदा नहीं है मुझे, हैं? तुम क्या सोचो 600 रुपए दे दिए तुमने मुझे, खरीद लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, मेहनत कर लें। इतना अच्छा सब चीज चल रही है, याद करा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, फिर भी अपने में ही लगे हुए हैं, फिर भी अपने में ही लगे हुए हैं। चलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। कैसे, पता नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं होता है तुम्हारा। और क्लासेस में कैसे पढ़ते हो भाई, कैसे पढ़ते हो? मुझे तो नहीं लगता फिर आप पढ़ते होगे। स्टैटिक आप लिख कर पढ़ते हो या पीडीएफ से पढ़ते हो? पीडीएफ से पढ़ते हो ना, हैं? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। मैं इतने मन से इतनी सारी चीजें आपको समझा समझा कर बता रहा हूं, फिर भी एक एक आध बच्चा आता है और वो दिमाग खराब करके चला जाता है। चलिए, तो हम लोग गुजरात विजय के बारे में बात कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया? 1298 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दो लोगों ने, उलूग खां और नुसरत खां ने। कि भैया कहां पर युद्ध हुआ? अहमदाबाद के निकट। किस वंश से? वघेल वंश से। कौन से राजा थे? कर्ण थे। कर्ण की हार हो गई, वो अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहां पर शरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शरण ले लेते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भैया राजा कर्ण पराजित होकर पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के यहां पर उन्होंने शरण ले ली। अब भैया हाथ से लिख रहा हूं। अब आंख अगर आपकी टमाटर है तो मुझे पता नहीं भैया, लेकिन ये तो हाथ से लिखना ही कहलाता है कि गुजरात विजय कब की थी? 1298 में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? उलूग खां को। किसको भेजा था? उलूग खां एवं नुसरत खां को। किसको? नुसरत खां को। किसके लिए भेजा था? गुजरात विजय के लिए को, गुजरात विजय के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट बघेल शासक राजा कर्ण, किस किस के बीच में युद्ध हुआ? राजा कर्ण और भैया किसके बीच युद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी की सेना। आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना। ठीक है, राजा कर्ण पराजित हो गए और अपनी पुत्री देवल देवी के साथ कहां निकल लिए? देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहां पर शरण ले ली। किसके यहां पर? रामचंद्र के यहां पर शरण ली। रामचंद्र के यहां पर भैया शरण ले ली। क्या कर लिया जी? शरण ले ली। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा हम लोगों ने यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, नॉर्मल सी चीजें हैं, आप लोग इसको पढ़ें, इसको आप लोग यहां पर पढ़ें। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। इसको आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है कि गुजरात विजय कब हुई थी? 1298 में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने उलूग खां नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने राजा कर्ण को अहमदाबाद के निकट हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में संघर्ष हुआ, राजा कर्ण पराजित हुआ और अपनी पुत्री देवल देवी को रामचंद्र के यहां पर लेकर छिप जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेता है। पत्नी कमला देवी को भैया दिल्ली ले आती है उसकी सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह करके उसे अपनी प्रिय रानी बना लिया। गुजरात विजय से लौटते समय नुसरत खां ने हिंदू किन्नर मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। 1000 दीनार में खरीदा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, चलिए
तो ये चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे भैया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए लिख लेंगे ये सारी चीज़ें कि भैया हम एक एक पॉइंट को मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ, फिर भी भैया मुझे नहीं समझ में आता कि आपको क्या चाहिए। भैया कोई टीचर के पास बाल जीवन घुट्टी तो होती नहीं है, वो आपको दे देगा, आप पी लेंगे, आप पी लेंगे और आपको याद हो जाएगा। याद मेहनत करना नहीं है, सिलेक्शन ले लें, सिलेक्शन ले लें। अरे आप थोड़ा सा 50% मेहनत कर लो, 100% की जगह 50% मेहनत कर लो, फिर रोना रोएंगे, अरे सर जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा, हम क्या करें। कैसे बढ़ेगा? पूरे टाइम तो आप बहानेबाजी कर रहे हो हैं। एक दो बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप भैया सब पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे उनसे होती है जो आके धमकी दे देते हैं मुझे, फिर तो भैया समझ ही रहे हो। चलिए सारी चीज़ें हम लोगों ने याद कर ली। देखिए मैं ये मानता हूँ कि एक बार में तो याद नहीं होगा, हिस्ट्री है, एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, आराम से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण की संपत्ति पर अधिकार कर लिया, उसकी पत्नी कमला देवी को भैया दिल्ली ले आया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं लाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो गया ही नहीं था, उसकी सेना गई थी और 2 सेनापति उलूग खां और नुसरत खां, वो भैया दिल्ली ले आए, लेकिन नाम तो राजा का ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया और उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बना लिया, उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बना लिया, ठीक है जी। आगे कि गुजरात विजय से लौटते समय नुसरत खान ने, एक हिंदू किन्नर था, एक हिजड़ा था जिसका नाम था भैया मलिक काफूर, उसे 1000 दीनार में खरीद लिया था। किसमें? 1000 दीनार में खरीद लिया था, ठीक है जी। लिख लेंगे, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आपने 2 लाइन लिख ली हो तो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति पर भैया अधिकार कर लिया, उसकी पत्नी कमला देवी को, किसको आप कहेंगे सर? कमला देवी को, कमला देवी को दिल्ली ले आया। अलाउद्दीन खिलजी ने किससे विवाह किया था? कमला देवी से। किससे? कमला देवी से विवाह किया। गुजरात विजय से लौटते समय नुसरत खान ने, किसने? नुसरत खान ने हिंदू किन्नर मलिक काफूर, किसको? मलिक काफूर को खरीदा, मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीद लिया। किसमें? 1000 दीनार में खरीद लिया। चलिए, दीनार भैया सबसे महंगी करेंसी होती है। दीनार ये भैया एक मुद्रा है, करेंसी है। क्या है जी? मुद्रा। जैसे रुपया होता है ऐसे ही दीनार होती है, ठीक है। चलिए, तो इससे आगे हम लोग जो है, ये जो रणथंबोर है, ये रणथंबोर हुआ, आगे चित्तौड़ हुआ, इसको हम कल कवर करेंगे, क्योंकि आज के लिए सफिशियंट है, इतना ही आप लोग याद कर लेना, ठीक है भैया। तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने पर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पर कतई ध्यान मत दो, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा, फालतू की बातें करने से, ओवर स्मार्ट बनने से सिलेक्शन नहीं होता है कभी भी, ठीक है जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।